नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खटीमा कोतवाली की थाना झनकैया पुलिस ने 784 ग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश के क्रम में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए थाना झनकैया पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान मेला घाट में खटीमा निवासी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 784 ग्राम अवैध चरस पुलिस ने बरामद किया है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कल झनकैया में भी हमारी 783 ग्राम जो है चरस को जो है हमने एक व्यक्ति के पास से बरामद किया है। तो नशे के खिलाफ ये जो हमारी एक मुहिम है एसएसपी सर के निर्देशानुसार लगातार जारी रहेगी और इनको हम छोड़ेंगे नहीं। नशे में हमारी नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है एंड से नो टू ड्रग्स। नगर निगम में इस वर्ष टैक्स वसूली को लेकर इस वर्ष विभाग को 7 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें दिसंबर महीने तक 31 करोड़ से अधिक की ऋण वसूली जा चुकी है। साथ ही मार्च 2025 तक बाकी धनराशि वसूलने का लक्ष्य विभाग के सामने चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बताते चले कि शहर में कई बड़े प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो टैक्स देने में फिसडी साबित हो रहे हैं, लेकिन निगम द्वारा बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर ऋण जमा करवाने के लिए दिया गया है, जो शहर के नामी गिरामी प्रतिष्ठानों में भी शामिल है। कलेक्शन काफी अच्छा रहा, लगभग हमको 62 करोड़ के करीबन प्राप्त हुए थे और इस साल भी हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे अधिक हम लोग वसूली से अधिक वसूली कर सकें। और इसके क्रम में अभी तक जो है हमारा 31 करोड़ के लगभग जो टैक्स वसूल किया जा चुका है और अब चूंकि 3 माह ही इसमें शेष बच चुके हैं तो हमारी जो कवायद है वो हमने तेज कर दी है। इसके क्रम में हम लोग अभी हाउस टैक्स के कैंप हम लोगों ने आयोजित किए हैं। 10 कैंप हम लगाने जा रहे हैं और 30 दिसंबर तक ये कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पृथक जगहों पे है। ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में काफी समय से सक्शन मशीन खराब है, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ने समस्या का समाधान कर दिया। सोसाइटी ने अपने खर्च से अस्पताल को सक्शन मशीन उपलब्ध करा दी है। सक्शन मशीन मिलने पर डॉक्टरों की टीम ने सोसाइटी की अध्यक्ष सरोज डिमरी का आभार व्यक्त किया। ये मशीन ऑपरेशन थिएटर में काम आती है, इसको सेक्शन मशीन कहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में एक ही सेक्शन मशीन थी और उसके खराब होने से बड़ी परेशानी होती थी ऑपरेशन करने वालों को। तो इन्होंने मेरे को डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक मशीन की जरूरत है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए आपके हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा हमें सेक्शन मशीन चाहिए। तो हमारी समिति ने अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी हमारी, हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे आरओ लगाया था और ये सेक्शन मशीन आज हम लोग हॉस्पिटल को समर्पित कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर देश विदेश के पर्यटक मुनि किरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में नया साल मनाने के लिए पहुंचे हैं। हजारों पर्यटकों को आने से होटल रिसोर्ट संचालकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हैं। जगह जगह पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखने का काम कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए चौक चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जहां जनपद टिहरी की पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल खुद मुनि की रेती में रुककर व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या है और नववर्ष पर काफी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं उनका आवागमन मुनि की रेती तपोवन क्षेत्र में होता है। इसके साथ ही टिहरी के अन्य पर्यटक स्थानों पर भी होता है। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो यातायात प्लान है उसको लागू कर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा फोर्स थी वो थाने को दे दी गई है। होटल एसोसिएशन के, राफ्टिंग एसोसिएशन के साथ में मीटिंग करके उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही पुलिस हमारी पूरी अलर्ट मोड पर रहेगी। सभी चौकी इंचार्जेस, थाना अध्यक्ष, सभी कोई भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष की पूर्व संध्या है और नववर्ष पर काफी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं उनका आवागमन मुनि की रेती तपोवन क्षेत्र में होता है। इसके साथ ही टिहरी के अन्य पर्यटक स्थानों पर भी होता है। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो यातायात प्लान है उसको लागू कर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा फोर्स थी वो थाने को दे दी गई है।
होटल एसोसिएशन के, राफ्टिंग एसोसिएशन के साथ में मीटिंग करके उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही पुलिस हमारी पूरी अलर्ट मोड पर रहेगी, सभी चौकी इंचार्जेस, थाना अध्यक्ष। नए साल का यानी 2025 का आगाज हो गया है। इसे लेकर देश और प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसी के साथ ही सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट करके उसके समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड में नए साल के पहले दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ प्रमुख अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में 6 अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से अवमुक्त करते हुए नए विभागों में तैनात किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में प्रशासनिक में एक फेरबदल जो है देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। अधिकारियों के कार्यभार में ये फेरबदल जो है देखने को मिला है और अधिकारी नए विभागों में तैनात किए गए हैं। तो देखिए, ये देहरादून से खबर है जहां नए साल पर एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। अधिकारी नए विभागों के लिए तैनात किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल एसएसपी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद पौड़ी की संवेदनशील जगह श्रीनगर, गढ़वाल, ऋषिकेश, लक्ष्मण पर सभी थाना प्रभारियों के नए साल पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशक्त निर्देशित किया है। साथ ही जनता से अपील की है कि न्यू ईयर के दिन शांतिपूर्वक कार्यक्रमों को किया जाए और हुड़दंग न किया जाए। तो नए साल को लेकर यहां पर देखिए पूरी तरह से पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है। यहां पर गाड़ियों की जांच पड़ताल जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और एसएसपी ने सुरक्षा प्लान जो है वो भी जारी किया है और साथ ही साथ नववर्ष पर यानी नए साल पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ ये भी बोला गया है पुलिस के द्वारा कि नए साल में हुड़दंग जो है वो बिल्कुल ना करे। वो हमारी 20 दिसंबर से ही हम लोगों ने करवा ली थी, जिसमें एक तो हमारे जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं वहां पे जितनी भी होटल एसोसिएशन है, टैक्सी एसोसिएशन है, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली गई थी और जनपद के जो मुख्य हमारे टूरिस्ट लोकेशंस हैं वहां पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको भी हम लोगों ने बढ़ा लिया था। इसके अलावा कुछ हमारे जो हनुमान चट्टी वगैरह क्षेत्र में जो काफी नए कैंप्स हैं, रिजोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, वहां पर भी हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया था और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रेवेन्यू पुलिसिंग वाले एरिया हैं, उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी हम लोगों ने टेम्पररी चौकियों का गठन किया है ताकि कई बार टूरिस्ट ऐसी लोकेशन पे जाते हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। तो हमारे फॉर्म कैरिंग कर ली गई थी, आज भी हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट ना मिलने से जो कार्यकर्ता है वो नाराज है और काफी लोग जो हैं वो नाराज है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी का कहना है कि 2 जनवरी तक
सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। देखिए, हम पिछले 20 सालों से कांग्रेस के पक्के सिपाही, सच्चे सिपाही बनके चले। दो लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव, 2 नगर निगम चुनाव में हमारी भागीदारी पुरजोर रही है और क्षेत्र की जनता हमारे साथ रही है और जितना भी हमसे प्रयास हुआ उतना प्रयास करते हुए हमने कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम किया। अब 2024 में जो भी नगर निगम चुनाव आए हैं उसमें कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया। मैं पिछली बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, मात्र 220 वोटों से मैं बीजेपी कैंडिडेट से पराजित हुआ था और अब की भी हमारी सीट आरक्षित थी। निकाय चुनाव में टिकट वितरण और नामांकन के बाद कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा का जोशी ने कहना है कि नगर निगम पिथौरागढ़ के मेयर पद के लिए उन्होंने उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी के दावेदारी प्रस्तुत की थी, जिसको लेकर वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लुंठी को दे दिया गया, जिससे वो नाराज है क्योंकि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को उनके ईमानदारी का फल नहीं मिल रहा। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूं और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहां तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूं। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूं और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए। नगर पंचायत लालकुआं से कांग्रेस की प्रत्याशी अस्मिता मिश्रा के नामांकन दाखिल करने के बाद उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता रविशंकर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने अस्मिता मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। अस्मिता मिश्रा एक शिक्षित और सामाजिक महिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविशंकर तिवारी ने कहा कि अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही है। निश्चित रूप से हमारा हर तरीके का पार्टी के लिए सहयोग रहेगा। हर तरीके से हम प्रयास करेंगे कि पार्टी के उम्मीदवार अच्छे वोटों से जीते और नगर का विकास हो सके। अभी तो कल पर्चा दाखिला हुआ है, अभी से भी पता नहीं कौन कौन मैदान में है, तो ये 2-3 दिन के अंदर जब पता लग जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है, कांग्रेस मौजूद है। पौड़ी नगर पालिका में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की टिकट पर इससे पूर्व पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व आदित्यधारी सरिता नेगी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बताते चले कि सरिता नेगी कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। राजनीति के साथ ही वह सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गोदम्बरी रावत ने बीते सोमवार को ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। अब पौड़ी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सरिता नेगी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो भी पिछली बार का जो प्रत्याशी रहा हो, हक तो उसी का बनता था, परंतु क्या करें, जब मान सम्मान ना मिला तो जैसे अभी सरिता जी ने कहा है कि जिस घर में सम्मान है उस घर को छोड़ देना ही चाहिए। तो मेरा तो मानना है, प्लानिंग हमारी ऐसे नहीं थी। आप आए, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है और आपको जो आपका मान सम्मान है पूरा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। सारा परिदृश्य आपके सामने है। निश्चित रूप से मुझे
पिछली बार मैं प्रत्याशी रही हूँ और आप ये समझ सकते हैं कि जब अनारक्षित सीट पर मैं प्रत्याशी रही हूँ और मैंने ऐसे लोगों के साथ में फाइट की है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो मैंने शराब के नशे के खिलाफ में आंदोलन किया था, तो बहुत सारी चीजें थी। टिकट मुझे कट के मिला था, पहले किसी और की घोषणा हुई, बाद में मुझे मिला, तो परिस्थितियां होती हैं। लेकिन आज मैंने अपने को इतना मजबूत यहाँ पर कर दिया था कि आप जानते हैं बच्चे बच्चे और सबकी जबान पे सरिता नेगी था। तो पार्टी आज, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही कमजोर दौर से गुजर रही है, तो आज उस पार्टी को चाहिए था कि जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जो मजबूत कैंडिडेट है, उनको टिकट देनी चाहिए थी। लेकिन जब संगठन के लोग ये कहने लगे कि हमने 27 लाख रुपए खर्च किए और हम जो है कि उस पैसे के दम पर टिकट लेंगे, तो आप बताइए कि ऐसे में कौन कार्यकर्ता काम करेगा? पैसा भारी है या आदमी का समर्पण और त्याग भारी है? आपने देखा होगा कि पूर्व में 2022 में जिन लोगों को टिकट मिला, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 24 में भी उनको अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना था, उनको टिकट नहीं मिला। तो वो जो है, इसके बावजूद भी, सब बातों के बावजूद ही कि उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, दूसरे लोगों को पीछे रखा, उनको आगे किया, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो चुनाव में ये चलता रहता है। ये लोग जो है, आज फिर वही बात आ रही है, वही लोग वहां से निर्दलीय का पर्चा भर रहे हैं कि जो है, जिन लोगों ने जो है यहां से जाने के बाद भाजपा में ज्वाइन करा और आज वो भाजपा के भी नहीं रह रहे हैं, आज वो निर्दलीय रूप में जो है यहाँ पर पर्चा नामांकन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाजपा से ही टूटकर लोग जो है निर्दलीय रूप में नामांकन भर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रत्याशी ने, किसी दावेदार ने जो है नामांकन नहीं किया है। हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन किया है, जो कि यशोदा नेगी है, और निश्चित रूप से सारी कांग्रेस उनके साथ चलेगी और उनको नगर पालिका परिषद के पद पर बैठाने का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है और नामांकन के आखिरी दिन 532 नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के साथ 3995 सभासद और सदस्य ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि प्रदेश के सभी 100 निकायों के लिए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 6496 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के 682 और सभासद और सदस्यों के कुल 5814 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन पूरा होने के बाद अब नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों ने रणनीति शुरू कर दी है। आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो है उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। पौड़ी जिले के क्षेत्र सतपुली में नगर पंचायत में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। निकाय चुनाव के मद्देनजर सतपुली में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सभी बोर्ड आदि से पोस्टर बैनर हटाए जाते हैं और लेकिन यहां पर बोर्डों में नाम अंकित है। इस मामले में निर्वाचन अधिकारी अनिल चानियाल का कहना है कि यदि ऐसा हो रहा है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय कांग्रेस अध्यक्ष संजय रावत का कहना है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। के लिए ऑलरेडी निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचरण संहिता की गाइडलाइन निर्गत की गई है और उसी के अनुसार सभी डिपार्टमेंट उसका पालन कर रहे हैं और हमारे जो आदर्श आचरण संहिता का जो पालन कराना है उसके लिए टीम बननी है। उसमें ईओ और तहसील के कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी हैं। इसी तरह से लिखकर और अन्य चीजों के लिए भी एक टीम बनी है जिसमें आबकारी विभाग और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं। इस तरह से पूरे निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए हमारी पूरी टीम जो है कार्य कर रही है। इस तरह की अगर चीजें कहीं पर होंगी तो उसके संबंध में जो आदर्श आचरण संहिता में प्रावधान है उसके अनुसार हम कर रहे हैं।
प्रशासन की ड्यूटी है, चाहे कोई भी पार्टी हो या किसी भी प्रकार का कोई चुनाव लड़ रहा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो या भाजपा का प्रत्याशी हो। हमें चाहते हैं कि इस पर प्रशासन की नजर होनी चाहिए। जैसे कि सतपुली में बड़े बड़े बोर्ड हैं, जो गेट हैं हमारे, उसमें अंजना वर्मा जी का नाम है, पहले उनको वहां से हटना चाहिए और हटवाना चाहिए, क्योंकि दोबारा अंजना वर्मा इसका प्रत्याशी है, तो उन बोर्डों से नाम हटना चाहिए। क्या दबाव भी बता सकते हैं इसको, और या तो लापरवाही हो सकती है, क्योंकि लापरवाही मानी जा सकती है, या सत्ता का दबाव हो सकता है कि ये तो ऊपर प्रशासन का, या तो फिर इन चीजों पे नजर नहीं जा रही है, या फिर ऊपर से दबाव आ रखा है, पार्टी का दबाव है कि भाई तुम कर सकते हो, उनके लिए छूट हो सकती है, भाजपा के प्रत्याशी के लिए छूट हो सकती है कि मतलब ये चीजें कर सकते हो आप उल्लंघन। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त किया जाए। आपातकालीन प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी अस्पतालों से इस गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने कहा कि नए साल और शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान सभी अस्पतालों को इमरजेंसी मैनेजमेंट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, आपातकालीन प्रबंधन दुरुस्त करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य सचिव के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को दुरुस्त करने के साथ ही साथ आदेश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी मरीजों को किसी भी प्रकार का यहां पर जो असुविधा ना हो, जिसको लेकर प्रबंधन की तरफ से आदेश दिया गया है। नए साल के जश्न को लेकर देहरादून जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए खास यातायात योजना बनाई है, जिसके चलते देहरादून शहर बाहरी वाहनों के कारण जाम की स्थिति से नहीं गुजरेगा। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शहर में 233 चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं। देहरादून से मसूरी तक की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी रखी गई है और देहरादून में लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक वन वे व्यवस्था लागू होगी। इस साल पहली बार मसूरी में शटल सेवा शुरू की गई है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सभी सैलानियों से भी आग्रह किया गया है कि यहां पर जो रूल्स हैं और जो यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो उनका पालन करें और ये उन्हीं के लिए सुविधा के लिए बनाए गए हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर हमारा व्यवस्थित रहे, उस बाबत सभी जो प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजाइज की गई है। हमारे रूट डाइवर्शन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग जितनी हम कार वॉक कर सकते हैं, और यदि संख्या अतिरिक्त बढ़ती है हमारे हिल स्टेशंस की ओर तो कुछ हमारी सैटेलाइट पार्किंग और शटल सर्विसेज, इसकी भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।